नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। नाउ कम टू 135A, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम। हेडिंग इटसेल्फ इज इंपॉर्टेंट। सी दिस, see this question: which section CPC grants exemption of members of legislature from arrest and detention under civil process? This is section 135A. सही है। तो 135 was giving exemption to judicial officers and parties. 135 is doing the same thing for the members of legislatures. तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, हेडिंग से क्वेश्चन आ रहा है। और अब पढ़ते हैं 135A क्या कहता है, डिटेल्स में देख लेते हैं। Exemptions of members of legislative bodies. प्लीज ध्यान से देखिए क्या है, members of legislative bodies। अब ऐसा अगर उन्होंने कह दिया legislative bodies may be of state, legislative body may be of center as well. So and this is exemption from what? Exemption from arrest and detention under civil process. And you see what was the section 133 if you remember. I show you again 133. This was 133. This was exemption from personal appearance, and in this you will see this is this ministers, and there were specified categories. You see these are who are the persons: president, vice president, speaker, minister, judges, governors. There is no mention of here of what, any member of this is member of legislative body. It means if you are MP, if you are MLA but not minister, you may be MP, you may be MLA, but if you are not minister, 133 will not be applicable upon you. No, you have no exemption from personal appearance. See, they are constitutional head. And secondly again you will see this, देखो बार बार देखना पड़ता है चीजों को। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है ना, जजेस ऑफ हाई कोर्ट नहीं है क्या, हाई कोर्ट में होना चाहिए। जजेस ऑफ हाई कोर्ट 10th, जजेस ऑफ हाई कोर्ट है ना। तो जुडिशियल ऑफिसर्स, अदर जुडिशियल ऑफिसर्स, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस। तो 133 is not dealing with the personal appearance, exemption from personal appearance of other judicial officers. देखिए why it is not don't go, there is a special
कंसेशन स्पेशल रिस्पेक्ट फॉर दीज कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर। दिस इज संवैधानिक पद पर हैं भाई ये लोग। ये हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज को थोड़ी बुलाएंगे इस तरीके से सामने की बात भी है, और कन्वीनियंस की बात भी है पार्टीज के भी और बाकी सारे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी। तो ये ध्यान रखना, डोंट गेट कंफ्यूज कि यहाँ पर कौन है, सभी लोगों को हर जगह नहीं दिया गया है। 133 is dealing with what? Exemption from personal appearance, and 135 is giving you exemption from arrest under civil process. 135 भी और 135 ए भी। 135 में क्या है? जजेस, मजिस्ट्रेट, अदर जुडिशियल ऑफिसर, पार्टीज, प्लीडर्स, रिकॉग्नाइज्ड एजेंट्स, है ना, विटनेसेस को मिल रही है। और यहाँ पर 135 ए में आते हैं हम लोग, और यहाँ पर बात कर रहे हैं ये लोग, हेडिंग से चल जाएगा पता आपको, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडीज। चलिए साहब बढ़ते हैं आगे को। नो पर्सन शैल बी लाइबल टू बी अरेस्ट और डिटेंशन इन प्रिजन अंडर सिविल प्रोसेस इफ ही इज ए मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यू सी, the legislative assembly or legislative council of the state, legislative assembly of a UT, and my dear friends you will have to learn this। ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसको मुझे आपको समझाना पड़े। if he is the member of either of this, पार्लियामेंट का मेंबर हो, स्टेट की लेजिस्लेटिव बॉडी का मेंबर हो, या फिर UT का हो, यानी कि दिल्ली का MLA, UP का MLA या MLC, और या फिर मेंबर ऑफ राज्यसभा, मेंबर ऑफ लोकसभा, किसी का भी मेंबर हो वो, सही है। लेकिन कब? ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ एनी मीटिंग ऑफ सच हाउस ऑफ पार्लियामेंट और एट द केस में भी। तो दिस इज द एग्जेम्पशन कैन व्हेन ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ एनी मीटिंग। नहीं आ रही बात समझ में? देखिए समझिए, घर बैठे हैं आप और बन गए हैं MLA, इसका मतलब नहीं है कि आपको ब्लैंकेट कवर मिल गया है कि यू कैन नॉट बी अरेस्टेड इन सिविल प्रोसेस। यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड हेयर। व्हाई? बिकॉज नॉट बिकॉज वी वांट टू प्रोटेक्ट यू, वी वांट योर पार्टिसिपेशन इन द लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स। जिस चीज के लिए जनता ने आपको चुना है, हम चाहते हैं कम से कम उतना काम आपसे करवा ले। तो ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूस ऑफ मीटिंग, that is not respect of your individual, that is the respect for the legislative procedures actually। वो पार्लियामेंट के लिए सम्मान की जरूरत है, that is the respect for parliament, that is respect for the legislature, because otherwise what will happen, that can be misused as well। suppose sometimes it happens single vote matters, and now you are being arrested, you are being prohibited from voting in the parliament or the legislatures, and your vote may be very crucial for saving the government or for making it to fall। सरकार को बचाने के लिए, सरकार को गिराने के लिए आपके एक वोट का बहुत महत्व हो सकता है, और उसी समय आपको अरेस्ट करा दिया जाए सिविल प्रोसेस में कि बाद में देखेंगे, पहले इसको वोटिंग रोको बस अब। तो ऐसे इसीलिए ये एग्जेम्पशन जरूरी थे, माने गए थे। तो ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ एनी मीटिंग, चाहे वो पार्लियामेंट की हो, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली की हो, या वो लेजिस्लेटिव काउंसिल की हो, सही है। तो ये ध्यान रखना, 135A क्या डील करता है? एग्जेम्पशन ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडीज। किस चीज से? फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन अंडर सिविल प्रोसेस। कब? ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ मीटिंग ऑफ सच हाउस, है ना। देन if he is a member of any committee of this, there are several committees of the parliament, there may be several committees of the any other assembly, तो I will say legislative bodies। मैं बार बार इन शब्दों को बोलना नहीं चाहता हूँ, I will say only legislative bodies mentioned during the continuance of any meeting of such committee। सपोज कीजिए there is no session, सेशन नहीं चल रहा कोई अब पार्लियामेंट का, तो पार्लियामेंट की मीटिंग नहीं है, पार्लियामेंट का कोई अधिवेशन नहीं चल रहा है, या किसी भी लेजिस्लेटिव बॉडी का कोई अधिवेशन नहीं चल रहा है, लेकिन आप जा रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, है ना। पहुंच गई पुलिस पकड़ने के लिए, कह रहे भैया कहाँ जा रहे हो? तो मिलेगा नहीं, ए में तो मना कर रखा है, योर अरेस्ट इज नॉट प्रोहिबिटेड नाउ, यू आर नॉट एग्जम्प्टेड। कह रहे महाराज हम कमेटी के मेंबर भी रहे हैं, कमेटी के मेंबर होने के नाते हमारी मीटिंग है 10 बजे, तो भैया चलो मीटिंग भी कर लो,
सही है। तो ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ एनी मीटिंग ऑफ सच कमेटी, बात समझे यहाँ पर। सी एवरी हाईलाइटेड फ्रेज is a prelims question for you, don't forget it. So if he is a member of either house, again during the continuance of a joint sitting, meeting, conference or this, ध्यान रखना। तो मीटिंग हो और जॉइंट सिटिंग हो, वट एवर इट मे बी, सही है, मीटिंग, सिटिंग और कॉन्फ्रेंस वट एवर, एंड दिस इज and during the 40 days before and after such meeting, sitting or conference। तो ये जो संख्या आ गई है, this number, what 40 days, again this is a question for your prelims। during the 40 days before and after such meeting, मीटिंग से 40 डेज पहले, मीटिंग के 40 डेज बाद तक भी आपको ये एग्जामिशन मिली रहेगी, सो दैट यू कैन प्रॉपरली वेल प्रिपेयर्ड होकर के आप उस प्रोसेस में भाग ले सकें। नहीं यही बात समझ में कर लेंगे। सो नाउ कम टू ए पर्सन रिलीज फ्रॉम डिटेंशन अंडर सबसेक्शन 1। शिवम भैया ने क्या करा, रिलीज हो गए अरेस्ट हुए, तभी दिखाया अरे अरे हम तो एमएलए से ही जा रहे हैं सदन उसको सत्र में, ठीक है भैया रिलीज्ड। तो वेदर यू कैन बी रीअरेस्टेड और नॉट, जवाब आपको मिलेगा 2 में। ए पर्सन रिलीज फ्रॉम डिटेंशन अंडर सबसेक्शन 1 शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द सेट सबसेक्शन बी लायबल टू रीअरेस्ट एंड टू फर्दर डिटेंशन। तो इट इज नॉट, मैंने कई बार पहले भी कहा आपसे, इट इज नॉट टू गिव यू एनी प्रिविलेज, कोई पास नहीं मिल गया आपको, हम केवल लेजिस्लेटिव प्रोसीजर में बाधक नहीं बनना चाहते हैं। तो लायबल टू बी रीअरेस्ट एंड टू फर्दर डिटेंशन, अगेन दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ प्रीलिम्स फॉर यू, टू विच ही वुड हैव बीन लायबल इफ ही हैड नॉट बीन रिलीज अंडर सबसेक्शन दिस। सो अगर आपको तो उतनी डिटेंशन के द्वारा भेज दिया जाएगा आपको। तो कर लेंगे आप लोग, दिस इज 135A, अगेन आई विल से वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। 132 was dealing with what? 132 was dealing for the exemption from personal appearance to a Pardanashi, but she was not exempted from arrest, ध्यान आया, अंडर द एग्जीक्यूशन, है ना। लेकिन कब 56 में जैसे सबको मिलता है ऐसे उसको मिलेगा, इवन पर्दानसी, है ना। ओके, इट मीन्स इवन ए पर्दानसी वुमेन इज नॉट प्रोटेक्टेड फ्रॉम अरेस्ट। ओके, ऑल वुमेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम अरेस्ट अंडर सेक्शन 56, but when decree is for the payment of money। 133, this was dealing with what? Exemption from personal appearance of the dignitaries, constitutional dignitaries mentioned therein, ठीक है, president, vice president, etc. and in that case you have noticed there was no member of parliament, there was no MLA, MP, etc. high court judges, only supreme court judges and no other judges। In that case you read 133 second third में that if such person is claiming exemption and but his examination is necessary through commission, then the person claiming exemption will have to bear the cost of this unless the party himself pays it। Got it? Then came 134। 134 said that 55, 57, 59 will be applicable in case of arrest other than the execution as well। Then came 135, this is dealing with exemption from arrest under civil process। किसको दिया इन्होंने? जुडिशियल ऑफिसर को दिया, जज, मजिस्ट्रेट और जुडिशियल ऑफिसर, ठीक है। कब दिया? गोइंग टू, कमिंग टू, प्रिजाइडिंग इन। देन केम exemption टू पार्टीज, प्लीडर्स, रिकॉग्नाइज्ड एजेंट्स, मुख्तार्स, है ना, विटनेसेस ओबेइंग समवन। कर लेंगे आप लोग, प्रोवाइडेड द ट्रिब्यूनल है द जुरिस्डिक्शन। सही में आगे वैसे 135 में दिस इज द अरेस्ट, अगेन एग्जाम्पशन टू अरेस्ट, लेकिन क्या है, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज 40 डेज पहले, 40 डेज बाद में ड्यूरिंग द मीटिंग। तो 40 ड्यूरिंग मीटिंग कर लेंगे। अब तो सब कुछ रिवाइजन करा दिया बराबर। नाउ कम टू 136। मेरी कोशिश ये है कि आप यही काम करा के भेजूँ आप सबको, क्या बेकार घर में जाके परेशान होना है कि नहीं है। और भी तो बहुत सारे काम हैं, कितने सारे व्हाट्सएप के मैसेज का जवाब देना होता है, आसान थोड़ी होता है। हाँ जी, 136
प्रोसीजर वेयर पर्सन टू बी अरेस्टेड और प्रॉपर्टी टू बी अटैच इज आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन कहां से आएगा एंड क्वेश्चन कहां से आएगा, विच सेक्शन डील्स विद द प्रोसीजर, विच प्रोसीजर वेयर पर्सन टू बी अरेस्टेड और प्रॉपर्टी टू बी अटैच्ड इज आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट, इट मीन्स देयर इज एन ऑर्डर फॉर अरेस्ट you and the court is of Delhi but you reside in Ghaziabad. There is an order of attachment of the property but that property is in the district Ghaziabad and the order is being issued by the court of Delhi. So it is outside Delhi. Dealing with what? Person to be arrested, property to be attached. In both cases what is the procedure? mainly आपसे यही पूछा जाएगा कब होगा, ये हेडिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर भी पढ़ लेते हैं इसको एक बार, क्या कहता है। Where an application is made that any person shall be arrested or that any property shall be attached under any provision of this code not relating to the execution of decrees, तो why it is so? सेक्शन जो एग्जीक्यूशन से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो अलग ऑलरेडी अपने अलग चैप्टर में दिए हुए हैं उन्होंने, समझे। तो स्पेसिफिकली दे हैव मेंशन्ड व्हाट, नोट रिलेटिंग टू द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज, application is made for the arrest or attachment under any provisions of this code not relating to the execution of decrees. You can say order 38, order 38 which is dealing with what, arrest before judgment or attachment before judgment. Now there may be the case of arrest or there may be the cases of attachment of the property before the judgment. execution की बात ही नहीं रही अभी है, सही है। तब क्या होगा, एप्लीकेशन इज मेड एंड सच पर्सन रिजाइड्स और सच प्रॉपर्टी इज सिचुएट आउटसाइड द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट टू विच द एप्लीकेशन इज मेड। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। एप्लीकेशन इज मेड टू कोर्ट 1, ओके, एंड द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड इन द जुरिसडिक्शन ऑफ सम अदर कोर्ट। तब क्या होगा, द कोर्ट में in its discretion issue a warrant of arrest or make an order of attachment and send to the district court। यही आपके सवाल का जवाब है, क्वेश्चन का जवाब यहीं से मिलेगा। प्लीज हाईलाइट दिस कि तब कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट विल इशू ए वारंट ऑफ अरेस्ट और कोर्ट विल मेक ए ऑर्डर फॉर अटैचमेंट एंड देन इट विल सेंड टू whom, नंबर 1 स्टेट गवर्नमेंट, नंबर 2 द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लाइकवाइज। तो डोंट फॉरगेट, करेक्ट ऑप्शन इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ द कंसर्न एरिया, ठीक है, विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिसडिक्शन सच पर्सन और प्रॉपर्टी सिचुएट। ए कॉपी ऑफ वारंट और ऑर्डर with the probable amount of cost of the arrest or attachment. Don't forget this. So this court will send two things. Number 1, copy of the order of attachment or the warrant of arrest, and secondly कि probable amount of the cost, कि इस पूरी प्रक्रिया में कितना लगभग खर्च हो जाएगा उसका भी भेज देंगे वो। देन क्या होगा, द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट शैल कॉल द अरेस्ट और अटैचमेंट एंड शैल इन्फॉर्म द कोर्ट। बस मोटा मोटा मैंने पढ़ा दिया आपको। तो जिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भेजा जाएगा वो उसका पालन करवा देगी और इस कोर्ट को वो इन्फॉर्म कर देगी। द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट शैल कॉल द अरेस्ट और अटैचमेंट एंड शैल इन्फॉर्म द कोर्ट। बस और डिटेल में ज़्यादा नहीं पढ़ना है आप लोगों ने इसमें, ठीक है। 136 में इतना ही करना है कि वेयर इट इज अप्लीकेबल, टू whom this warrant of arrest will be sent, to whom the order of attachment will be sent, district court. Don't forget this and don't forget the section. Now come to 137. मैं आपको बता दूं, ये जुडिशरी का एग्जाम सबसे आसान एग्जाम है हिंदुस्तान का। वीडियो में भी कई बार समझाया होगा, आपको अभी बता रहा हूँ। आपको यूपीएससी से कंपेयर कर लीजिए, ना जीएस है, ना सीसेट है, ना और दुनिया भर झंझट नहीं है। रिपीटेशन बहुत ज्यादा होता है और पहले 3 साल या 5 साल पढ़ करके आ रहे हो। सिर्फ फेल होते हैं हम अपनी गलती से, क्योंकि कभी एडवोकेसी में जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, लगातार हम पढ़ नहीं रहे हैं। इसका केवल और केवल से मान लीजिए 18 से 24 महीने के अंदर आपको जज बन जाना चाहिए। और ये सब खत्म कीजिए महाराज, अगला वीडियो पढ़ने बैठो। चलो चलो चलो, शाबाश।